कभी कभी एक खुशहाल दिखने वाली जिंदगी के पीछे ऐसा सच छुपा होता है जो इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है। ये कहानी किसी एक सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे देश में महिलाओं के साथ हो रहे उन अनगिनत अपराधों से प्रेरित है जो आज भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है परिमा की, जो एक स्कूल टीचर है और अपने पति विनय और 5 साल के बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। उसकी दुनिया छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें प्यार और सुकून दोनों थे। हर रोज की तरह एक दिन सुबह परिमा और विनय अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़ते हैं और फिर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात विनय के दोस्त कार्तिक से होती है। तीनों थोड़ी देर बात करते हैं। तभी कार्तिक शहर की तरफ देखते हुए कहता है कि दूर से ये शहर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से इसमें बहुत सारी गंदगी छुपी हुई है। उसे भी पता नहीं था कि ये बात बहुत जल्द सच साबित होने वाली है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे रावी मिलती है। रावी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक उससे बात नहीं करना चाहता था। दरअसल कुछ समय पहले कार्तिक की पत्नी की मौत हो गई थी और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो अपनी पत्नी की मौत पर नहीं पहुंचा था। रावी कई बार उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों नहीं आया, लेकिन कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी रावी उसे एक फ़ोन देती है और कहती है कि इसमें उसकी पत्नी की आखिरी मैसेज है। ये सुनकर कार्तिक चुप हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में आज एक फंक्शन चल रहा होता है, जहां परिमा बाकी टीचर्स और बच्चों के साथ खुशी खुशी डांस कर रही होती है। तभी वहां उसका पति विनय आता है और कहता है कि जब फंक्शन खत्म हो जाए तो वो घर आ जाए। परिमा भी हंसकर हाँ कह देती है और विनय वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद फंक्शन खत्म हो जाता है और परिमा घर के लिए निकलती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक कार आती है और उसमें बैठे 4-5 लड़के जबरदस्ती परिमा को अपनी गाड़ी में खींच लेते हैं। परिमा बहुत कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन वो दरिंदे उसकी एक नहीं सुनते। कुछ देर बाद वो लोग परिमा को सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आगे जाकर वो अपने कपड़े भी जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे। थोड़ी देर बाद एक आदमी परिमा को उस हालत में देखता है और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही विनय को भी खबर दी जाती है। ये सच जानकर उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। इसके बाद पुलिस परिमा का बयान लेती है। उसके बयान के आधार पर पुलिस को उन लड़कों की कार मिल जाती है और धीरे धीरे सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन इस घटना के बाद परिमा और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पुलिस जल्द ही उन सभी लड़कों को पकड़ लेती है, लेकिन इस घटना के बाद विनय का पूरा परिवार टूट चुका था। उसका छोटा बेटा हर वक्त अपने पिता के पास रहता और जब भी कोई उसकी माँ की बात करता वो मासूमियत से पूछता, पापा मम्मा के साथ क्या हुआ है। लेकिन विनय के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। उधर घर वालों के फोन भी लगातार आ रहे थे। वो कह रहे थे कि इस घटना से परिवार की इज्जत खराब हो रही है। ये सब सुनकर विनय अंदर से पूरी तरह टूटता जा रहा था। इसी बीच विनय का दोस्त कार्तिक भी हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगर परिवार का कोई सदस्य परिमा से बात करता रहेगा तो उसे हिम्मत मिलेगी। इसलिए कार्तिक परिमा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। लेकिन परिमा को संभालते संभालते कार्तिक को अपनी पत्नी कावेरी की याद आने लगती है। वो उसकी आखिरी ऑडियो क्लिप सुनता है जिसमें कावेरी कह रही होती है कि वो जल्दी घर वापस आ जाए, क्योंकि वो उसे देखे बिना इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। डॉक्टर ने उसे सिर्फ 4 दिन का समय दिया था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी कार्तिक उससे मिलने नहीं गया। दरअसल कार्तिक एक अंडरकवर एजेंट था और एक मिशन पर होने की वजह से वो अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। कावेरी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और वो कार वहां से भाग गई थी। सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, लेकिन कार की नंबर प्लेट नहीं थी। अब कार्तिक सिर्फ एक ही चीज चाहता था, अपनी पत्नी के कातिलों को ढूंढना और उनसे पूछना कि क्या किसी की जान लेकर उन्हें रात में नींद आती है या नहीं। उसके सीनियर उसे समझाते हैं कि वो कब तक इस दर्द में जीता रहेगा, उसे आगे बढ़ना होगा। अगले दिन कार्तिक रावी के पास जाता है। रावी एक वकील थी और कावेरी की भी अच्छी दोस्त रह चुकी थी। कार्तिक उससे कहता है कि उसका दोस्त विनय चाहता है कि परिमा का केस वही लड़े। रावी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर सुनवाई का दिन आता है और उन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन उनके वकील का कहना था कि वो चारों निर्दोष है। उनका दावा था कि उस दिन वो शादी में गए थे और उनकी कार चोरी हो गई थी। यानी जो कुछ भी हुआ उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। अब सच क्या है ये साबित करना आसान नहीं होने वाला था।
उन लड़कों में से एक का नाम गुल था, जो उस रात कार चला रहा था। उसके पिता दीपराज एक प्रभावशाली आदमी थे और अब वो हर हाल में अपने बेटे को बचाना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और उन्हें डर था कि अगर ये सच सामने आ गया तो उनकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो अपने वकील से कहते हैं कि किसी भी तरह उनके बेटे को जल्दी से जल्दी बेल दिलाई जाए। उधर जब पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया तो रिपोर्ट में परिमा का डीएनए उन लड़कों से मैच नहीं हुआ। ये देखकर रावी को शक होता है और वो जज से दोबारा टेस्ट कराने की अनुमति मांगती है और तब तक कोर्ट उन चारों लड़कों को बेल ना दे इसकी भी मांग करती है। अगले दिन रावी हॉस्पिटल जाकर परिमा से मिलती है। तब परिमा बताती है कि उस रात कार में 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे। एक 5वां लड़का था जो बाकी लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम समीर था। ये सुनकर पुलिस फिर से उन लड़कों से पूछताछ करती है, लेकिन वो समीर के बारे में कुछ नहीं बताते। अगली सुनवाई में रावी कोर्ट में कहती है कि अगर इन लड़कों की कार सच में चोरी हुई थी तो वो शादी में कैसे पहुंचे। उन्होंने बस या किसी और गाड़ी से सफ़र किया होगा, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। लेकिन अफसोस, रावी के पास भी इतना मजबूत कोई सबूत नहीं था और इसी वजह से उन चारों लड़कों को बेल मिल जाती है। दीपराज अपने बेटे को घर ले आता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन दीपराज अंदर से टूट चुका था। वो अपने बेटे से पूछता है कि अगर उस समय उसके दोस्त सब गलत काम कर रहे थे तो वो कार रुकवाकर नीचे क्यों नहीं उतर गया, लेकिन उसके बेटे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ परिमा हॉस्पिटल से घर लौट आती है, लेकिन वो उस दर्द को भूल नहीं पा रही थी। विनय उसे समझाता है कि उसे फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए और स्कूल वापस जाना चाहिए। अगले दिन विनय उसके साथ स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल की बात सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिंसिपल बताती है कि जिन बच्चों को परिमा अपना समझती थी वही अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। ये सुनकर परिमा पूरी तरह टूट जाती है। प्रिंसिपल दुखी होकर कहती है, हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसान बनाना कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अब परिमा के सामने सबसे मुश्किल काम था उन अपराधियों का सामना करना, और इसलिए रावी उससे कहती है कि उसे कोर्ट में जाकर उन लोगों की पहचान करनी होगी। कहती है कि अगर उसे इंसाफ चाहिए तो उसे आरोपियों को पहचानना होगा। इसके बाद परिमा को उन लड़कों के सामने ले जाया जाता है। परिमा उनकी आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि ये वही लोग हैं, लेकिन वो किसी का चेहरा पहचान नहीं पाती, क्योंकि उस रात कार में अंधेरा था और उसने किसी का भी चेहरा साफ नहीं देखा था। यही बात उसके केस की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। परिमा खुद भी कंफ्यूज थी और इसी वजह से कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाता कि वही चारों लड़के दोषी हैं। इसके बाद रावी कोर्ट में बताती है कि उसने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उसे देने से मना कर दिया। ये सुनकर जज पुलिस को तुरंत सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश देती है। दूसरी तरफ इस घटना का असर परिमा के छोटे बेटे पर भी पड़ रहा था। वो अपने पिता से कहता है कि उसे गन चाहिए, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ गलत करने वालों को सजा देना चाहता था। ये सुनकर विनय पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच एक रात उस चारों लड़कों में से एक लड़के को कोई अनजान आदमी गन दिखाकर सुनसान जगह पे ले जाता है और उसे मार देता है। जब बाकी 3 लड़कों को ये खबर मिलती है तो वो डर के कांपने लगते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि ये किसने किया, लेकिन समाज के कुछ लोग इसे सही ठहराने लगे। लेकिन रावी का मानना था कि ये गलत है। वो कार्तिक से कहती है कि अगर लोग खुद ही कानून हाथ में लेने लगे तो कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इंसाफ बदले से नहीं, कानून से मिलना चाहिए। जब रावी यही सब बात सोशल मीडिया पर शेयर करती है तो लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं। उसे बुरा भला कहा जाता है, लेकिन वो फिर भी सच के साथ खड़ी रहती है। इसी दौरान एक पुलिस वाला रावी को बताता है कि कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी पैसों के लिए सबूत मिटा रहे हैं ताकि असली अपराधी बच सके। और दूसरी तरफ अब दीपराज खुद रावी से मिलने आता है। दीपराज रावी से कहता है कि उसका बेटा निर्दोष है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तब रावी उसे समझाती है कि अगर उसका बेटा सरकारी गवाह बन जाए तो उसे बहुत कम सज़ा होगी और असली अपराधियों को सज़ा मिल सकेगी। दीपराज इसके लिए मान जाता है, क्योंकि अब उसे भी पता चल चुका था कि उसका बेटा सिर्फ उस कार में मौजूद था, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब दीपराज का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, तभी एक अनजान आदमी उसे गोली मारकर मौत के घाट
उतार देता है। दूसरी तरफ कार्तिक के बॉस रावी से मिलते हैं और बताते हैं कि कार्तिक गुस्से में है और किसी की बात नहीं सुन रहा। रावी तुरंत कार्तिक से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसे शक है कि वह उन लड़कों को मार रहा है। वो उसे समझाती है कि बदला लेना समाधान नहीं है, सजा देने का काम सिर्फ कानून का है। लेकिन कार्तिक चुप रहता है और कुछ भी नहीं कहता। इसी बीच एक और आरोपी पर हमला होता है। उसकी गर्लफ्रेंड किलर का वीडियो बनाने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे भी मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था। इसी दौरान रावी को समीर के बारे में पता चलता है और सीसीटीवी फुटेज से साफ हो जाता है कि वही उस कार का ड्राइवर था। पुलिस समीर को पकड़ने जाती है। समीर उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पुलिस संजय रिश्वत लेने से मना कर देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब उसके सीनियर को ये बात पता चलता है तो वो संजय को धमकाता है, लेकिन संजय कहता है कि अब वो सिर्फ सच का साथ देगा। इसके बाद परिमा को कोर्ट में पेश किया जाता है। आरोपियों का वकील उससे कई मुश्किल और शर्मनाक सवाल पूछता है ताकि वो डर जाए और सच ना बोल पाए। शुरू में परिमा डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर सबके सामने सच बोलती है। वो कहती है कि शायद गलती उसकी नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ रावी पर भी हमला होता है। एक आदमी उस पर स्याही फेंक देता है क्योंकि वो अपराधियों के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन इन सब के बावजूद रावी हार नहीं मानती और कोर्ट में डटकर केस लड़ती है। वो बताती है कि आरोपियों को कहानी झूठी है, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो उस रात कहीं और थे, और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने भी कई सबूत छुपाने की कोशिश की है। अब सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगा था। रावी कोर्ट में बताती है कि जब इन लड़कों ने अपनी कार चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, तब थाने के सीसीटीवी फुटेज अचानक गायब हो गए। पुलिस ने बहाना बनाया कि उस वक्त लाइट चली गई थी, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। रावी आगे बताती है कि अगर ये लड़के सच में शादी में थे तो उनके पास इसका कोई ठोस सबूत क्यों नहीं है। शादी की सभी तस्वीरें दिन की थी, लेकिन रात में वो कहाँ थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसके बाद रावी एक एक करके आरोपियों के परिवार वालों को कटघरे में बुलाती है। तब पता चलता है कि उनमें से एक लड़के के पिता आधी रात को दीपराज से फोन पर बात की थी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर उन्होंने क्या बात की थी। तभी पुलिस अफसर संजय एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि पहली बार डीएनए सैंपल इसलिए मैच नहीं हुए क्योंकि उसने रिश्वत लेकर गलत सैंपल जमा किए थे, और वो कोर्ट में उन सभी लोगों के नाम भी बता देता है जो इस साजिश में शामिल थे। ये सच सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और जज तुरंत सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आदेश देती है। दूसरी तरफ कार्तिक को भी एहसास हो जाता है कि बदले का रास्ता सही नहीं है। उसे पता चलता है कि दीपराज का बेटा जो सच बताने वाला था, उसे भी मार दिया गया। अब कार्तिक समझ चुका था कि हिंसा से सिर्फ और सिर्फ दर्द ही पैदा होता है, इसलिए वो खुद पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देता है। इसके बाद रावी कोर्ट में समीर की बेटी को गवाही के लिए बुलाती है। वो बताती है कि उस रात उसके पिता घर आकर अपने कपड़े जला रहे थे और उनके शरीर पर नाखून के निशान भी थे। इतना ही नहीं, रावी कोर्ट में ये भी साबित करती है कि समीर पहले भी ऐसा अपराध कर चुका था, लेकिन उससे अपने अपराध को छुपाने के लिए पीड़िता से ही शादी कर ली थी। अब रावी कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई रखती है। वो कहती है कि हमारे समाज में कई लड़कियां डर के कारण कभी आवाज़ ही नहीं उठा पाती और अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं। वो जज से कहती है कि ऐसा फैसला सुनाया जाए जिससे हर लड़की को भरोसा हो सके कि अगर उसके साथ गलत होता है तो उसे ज़रूर इंसाफ मिलेगा, ना कि उसे डरकर छुपकर जीना पड़े। अब रावी कोर्ट से एक गुजारिश करती है कि ऐसा फैसला सुनाया जाए जिससे भविष्य में कोई भी लड़की ये ना सोचे कि उसके साथ गलत हुआ और उसे इंसाफ नहीं मिला। सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार कोर्ट उन 3 दोषियों को सख्त सजा सुना देती है। बाकी के 2 अपराधियों को पहले ही मौत मिल चुकी थी और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि कार्तिक ने किया था। तभी रावी को पता चलता है कि कार्तिक ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जब पुलिस कार्तिक को कोर्ट लेकर जा रही होती है, तभी अचानक सामने से दीपराज आ जाता है और वो कार्तिक को गोली मार देता है, क्योंकि दीपराज को लगता था कि कार्तिक ने ही उसके बेटे की जान ली है। ये सब देखकर रावी पूरी तरह टूट जाती है। सबसे दर्दनाक सच ये था कि उन 5 लड़कों में से दीपराज के बेटे ने परिमा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे अपराध में असली दोषियों में समीर और उसके बाकी साथी शामिल थे। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार भारत में हर साल लगभग
30,000 से 35,000 रेप केस दर्ज होते हैं, यानी हर दिन करीब 80 से 90 मामले। और ये सिर्फ वो केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। न जाने कितने मामले डर, शर्म और दबाव की वजह से सामने ही नहीं आ पाते। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे एक लड़की की ज़िंदगी होती है, एक परिवार होता है, कई टूटे रिश्ते, कई टूटे सपने होते हैं। सबसे दुखद बात तो ये है कि ज़्यादातर मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई अपना ही होता है। तो सवाल ये है कि कब तक हम सिर्फ खबरें देखते रहेंगे और चुप रहेंगे? कब तक लड़कियों को ही सावधान रहने की सलाह दी जाएगी? अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, क्योंकि चुप रहना भी कहीं ना कहीं गलत का साथ देना ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।